हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम पे। फेज इक्विलिब्रियम आपको पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो क्या मतलब, अब तो एग्जाम ही है तो उसे छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद कराता हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे और आप क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो भी बना पाएंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, काफ़ी लेट आप लोग पहुँचे हैं, तो क्वेश्चन सीरीज वाली प्लेलिस्ट ज़रूर पूरी करके जाना। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन सीरीज की अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसमें काफ़ी यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 3 के भी बहुत सारे लेक्चर हो गए हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स HI, ठीक है, ये हमारे पास है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है बीच में। इसके लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। तो इसका कहना ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इनटू किनका, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसका कहना ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो N2 और H2। अब क्योंकि H2 के आगे से कोफिशिएंट है 3 तो वो पावर में आ जाता है, N2 के आगे से कुछ नहीं, 1 है तो ये 1 रहता है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, क्लियर है। फिर होता क्या है, जब H2 और I2 मिलके HI बना रहे हैं तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, और वापस आएगा जब ये HI से H2I2 बनेगा तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट जो होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उनमें भी एक रिलेशन होता है, उसको भी हम लिख लेते हैं। तो K बैकवर्ड अपॉन K फॉरवर्ड, इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर हम इसे Kc से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आपने ये ध्यान रखना है, इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन होगी और आपको न्यूमेरिकल करना होगा, ठीक है। 2 की वैल्यू गिवन होगी, एक कैलकुलेट करना होगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Kc अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे इसके लिए लिख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट में कौन है, NH3, जो भी उसकी पावर हो, ठीक, कोफिशिएंट हो, पावर में लगा देना। नीचे आएगा रिएक्टेंट, तो N2 और H2 की पावर 3, तो बहुत सिंपल। तो ऐसे इसे लिखा जाता है। ऐसे ही Kp होता है, वो होता है प्रेशर के टर्म्स में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रेशर ऑफ अमोनिया पावर 2। ऐसे ही नीचे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसकी पावर फिलहाल 1 है, और ऐसे ही प्रेशर ऑफ H2, इसकी पावर 3। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट। Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये होता है Kp और Kc में रिलेशन। अब बात यह है कि कब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें Kp और Kc क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। Kp किसके इक्वल आ जाए, Kc के इक्वल आ जाए, ठीक है। कब होगा ऐसा, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 आ गया, किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, तो ये R और T गायब हो जाएंगे, Kp इक्वल टू Kc आ जाएगा। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब कोई गैस टर्म इन्वॉल्व ना हो, नो गैस टर्म इन्वॉल्व, क्योंकि जो डेल्टा Ng है ना, ये होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने सिखाया था, अभी यहाँ भी बता देंगे। दूसरा क्या है, चेंज ही 0 आ जाए, चेंज ही कैसा आ जाए, 0। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास है हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस, तो कितने गैस के मॉलिक्यूल हो गए टोटल, 2। प्रोडक्ट में भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं HI के, वो भी गैस है।
यहाँ पे डेल्टा एन जी निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली आपके पास 2 गैस के मॉलिक्यूल हैं और इनिशियल भी कितने मॉलिक्यूल थे, 2 ही मॉलिक्यूल थे। तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि Kp किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर Kc के इक्वल आ जाएगा। अब अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो जहां पर जैसे मान लीजिए 2A सॉलिड और B है कोई लिक्विड स्टेट में, और ये रिएक्शन करके A B बनाते हैं और वो भी सॉलिड आ जाता है, तो यहाँ पे तो कोई गैस टर्म है ही नहीं, इसका मतलब डेल्टा एन जी अगेन क्या होगा, 0। तो Kp और Kc दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके की इनकी कंडीशंस होती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल है CaCO3 सॉलिड, इक्विलिब्रियम इसको हीट किया हमने तो ये थोड़ा ब्रेक हुआ, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब पेपर में आपसे कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मैच करना होगा। तो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो CaO सॉलिड, फिर उसके बाद CO2 गैस और डिवाइडेड बाय CaCO3 सॉलिड। अब करना क्या होता है कि जो सॉलिड वाले टर्म होते हैं या लिक्विड वाले टर्म होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो होती है यूनिटी, यानी कि वो चेंज नहीं होती, 1 होती है। तो आप जो सही आंसर लिखेंगे वो क्या होगा, Kc सिर्फ किसके मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, गैस वाले, ठीक है। तो आपने लिक्विड और सॉलिड वालों को क्या कर देना है, वहां से रिमूव कर देना है, राइट। इस तरीके से लिखते हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला है हमारे पास, मान लीजिए कोई इक्वेशन है A गिव्स B, तो ये होने पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आता है K1, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूँ, मैं बना देता हूँ इसे B गिव्स A, मतलब उल्टा करके लिखता हूँ, तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है K2, मतलब फॉरवर्ड के लिए K1 है और बैकवर्ड के लिए क्या है, K2 है। तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो होता क्या है कि जो नया K2 है वो पहले वाले का क्या होगा, हमेशा इनवर्स। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, सॉरी, अगर किसी इक्वेशन को रिवर्स करें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ये है, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है मैंने आपको, वो दिया है 2 × 10⁻⁻²। अब मैं कहता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो आप 2HI गिव्स H2 और H2 प्लस I2 के लिए, इसके लिए निकालो Kc, इसको K डैश बोल देते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसका रिवर्स कर दोगे वो पहले वाले का, तो ये -2, तो -2 ऊपर जाएगा तो 10⁻² मतलब 100 और नीचे 2, तो कितना आ गया, ये 500 आ गया, नहीं 50 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। एक प्रॉपर्टी तो ये हुई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे A गिव्स B, उसके लिए कांस्टेंट है K1, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो और ये बन जाती है इक्वेशन, उल्टा नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, इसको बोल देते हैं K2। तो जो K2 होगा वो क्या होगा, K1 का स्क्वायर होगा, डबल हो गया ना। तो इक्वेशन को अगर डबल करते हो तो पावर 2 हो जाएगी, ट्रिपल करते हो तो पावर 3 हो जाएगी। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है A गिव्स B, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करना। तो आप जो बोलोगे जो नया कांस्टेंट आएगा वो पहले वाले का क्या होगा, पावर 1/2, पावर में लगाना है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 लगा देना पावर में, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला हमने देखा कि अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उल्टे हो जाएंगे, अगर डबल ट्रिपल हाफ जो भी करोगे पावर में आ जाएगा। अगर कोई इक्वेशन नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होती, पहले A से B बना,
फिर B से C बना। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लगा, यहाँ पे K2 लगा, और मैंने एक बार डायरेक्ट भी करा दी रिएक्शन A इक्वल टू C। आपने बोला इसके लिए तो KC लग रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, एक स्टेप में जो आया है वो सारे स्टेप का मल्टीपल होगा। अभी 2 स्टेप में हुई है, 3 4 जितने भी हो सबका मल्टीपल क्या होगा, सिंगल स्टेप वाला होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, ज़्यादा नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। बात हमने कर ली है, क्वेश्चंस हम देख लेंगे, बस लास्ट टॉपिक बचा है हमारा ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। इसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें, ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेटमेंट ध्यान रखो। ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल कहता है जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इक्विलिब्रियम में चेंज किए जाने वाला जो भी फैक्टर है इक्विलिब्रियम उसका अपोज करता है। मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम पे आ गए, अब आप चेंज नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप में किए जाने वाले चेंज का आप अपोज करोगे। मतलब जैसे आप किसी रूम में बैठे हो और इक्विलिब्रियम पे आ गया, मतलब आपका टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब अगर उस रूम के अंदर बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो तुम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करोगे। अगर टेम्परेचर कम किया जाएगा तो तुम टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करोगे। उस रूम का प्रेशर कम किया जाएगा तो तुम प्रेशर बढ़ाओगे। अगर प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो तुम प्रेशर क्या करोगे, कम। तुम उसी स्टेट में रहना चाहते हो क्योंकि बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पहला होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेंगे, उसी पे समझेंगे सब। N2 गैस, क्या कौन सी रिएक्शन होती है, हेबर प्रोसेस होती है, याद भी रखना, ठीक है। 2NH3, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि डेल्टा H क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है। सब गैस है इसमें, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, अगर मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा तो ये उसका उल्टा करेगा। अगर मैं इसमें से नाइट्रोजन बाहर निकाल देता हूं तो ये नाइट्रोजन फॉर्म करने की कोशिश करेगा। नाइट्रोजन कैसे फॉर्म होगा, जब रिएक्शन पीछे की तरफ आए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसमें हाइड्रोजन कम करता हूं तो रिएक्शन पीछे आएगी हाइड्रोजन बनाने। अगर मैं अमोनिया को कम करता हूं तो अमोनिया बनाने के लिए तुम्हें आगे जाना होगा। तो ऐसे ही कहानी इसमें चलती रहेगी। क्लियर हुआ। इफ, ऐसे समझा देता हूँ एग्जांपल से, इफ N2 डिक्रीज तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, बैकवर्ड। ऐसे करना है इसे। तो अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड भागेगी। तो क्लियर है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट के साइड जाएगी, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट के साइड आएगी। दूसरा होता है टेम्परेचर। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर तुम बढ़ाते हो तो वो टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगी। तो इस इक्वेशन को देखो ऊपर, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक, और जब पीछे आओगे तो क्या है, एंडोथर्मिक। तो अगर मैंने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो तुम टेम्परेचर कम करना चाहोगे। टेम्परेचर कम किस में होगा, एक्सो में या एंडो में। एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंडो में कम होता है। तो अगर मैंने टेम्परेचर कम किया है तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, एंडो के साइड। और यहाँ पे एंडो कहाँ है, बैकवर्ड है। हर जगह बैकवर्ड नहीं होगा, इसलिए याद क्या रखना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो। अगर टेम्परेचर कम करते हो तो इक्विलिब्रियम चाहेगा टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप फॉरवर्ड चले जाओगे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जाता है फिर, एक्सो, यानी कि कैसे चला जाएगा, फॉरवर्ड। तीसरा केस स्पेशल है प्रेशर। प्रेशर में क्या ध्यान रखना है कि प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो तुम काउंट करो, रिएक्टेंट के साइड एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो कितने मोल्स हैं, 4। प्रोडक्ट में 2 अमोनिया है तो कितने मोल हैं, सिर्फ 2। तो प्रेशर बढ़ाने से मोल्स बढ़े, इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए, कम। तो आगे जाएगा 4 से 2 की तरफ, यानी कि रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर हुआ। तो ये कहानी है इसकी। चौथा पॉइंट होता है कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस आपने ये ध्यान रखने। इसके बाद इसमें एक चीज और मैं बता देता, समझा देता हूं तुम्हें कि अगर इसमें मोल्स के टर्म्स में चेंजेस, हाँ वैसे अब कोई जरूरत नहीं इसकी। तो इस तरीके से आपने देखना है। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा होता है, अभी हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे उसे। अगर मैं चाहता हूं अमोनिया बने
तो रिएक्शन कैसी जानी चाहिए, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड रिएक्शन जब जाती है तो वो रिएक्शन है कैसी, एक्सो। इसका मतलब टेम्परेचर हमें कम करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना, ठीक है। और प्रेशर की बात करते हैं। अभी हमने देखा, देखो रिएक्शन कैसी जा रही है, फॉरवर्ड। जब क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो ये लो टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन और हाई प्रेशर पे। तो क्लियर हो गया होगा। बस अब लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी वो हमें कैसे पता चलेगा, कुछ डेटा की हेल्प से। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर देखिए ये बाउंड्री है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा केसी और क्वेश्चन में गिवन होगा क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, ये भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कभी भी ले सकते हो आप। इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है, केसी तो क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कब, एट इक्विलिब्रियम। तो मान लीजिए आपका जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है वो है 50 और क्यूसी की यानी कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू आती है 40। मैं पूछूंगा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा, 40 से 50 यानी कि फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए मैं आपको इक्विलिब्रियम दे मतलब क्यूसी देता हूँ 70 और केसी है केसी है यहाँ 50, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आने के लिए पीछे जाएगी यानी कि बैकवर्ड चलेगी। तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तीसरा होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन ज्यादा हुई है या कम, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना है या कम। इक्विलिब्रियम आने का मतलब तो ये है कि अब रिएक्शन जो है सेम स्पीड से चल रही है, जितना आगे जा रही है उतना ही पीछे। एक बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम आने का मतलब रिएक्शन का रुकना नहीं होता है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब होता है जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट वापस टूट के किसमें आ रहा है, रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा लेक्चर हो, अभी छोटे लेक्चर है, जैसे किसी बड़े लेक्चर को आप देखते जा रहे हैं या जिस हिसाब से आप लोगों का सिलेबस है इतना ज्यादा, तो एक तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट बार बार आ रही है। कैसे, आपने 10 चैप्टर पढ़े किसी सब्जेक्ट में, आप 11वां चैप्टर पढ़ने गए और एक चैप्टर भूल गए, फिर आप 12वां चैप्टर पढ़ने गए, ठीक है, फिर 2 चैप्टर भूल गए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप चैप्टर बढ़ा नहीं रहे हो, चैप्टर तो बढ़ ही जा रहे हैं, चैप्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने वाले जा भी रहे हैं। तो जिस स्पीड में आप आगे बढ़ रहे हो उसी स्पीड में कहाँ चले जा रहे हो, पीछे। तो कहीं पर भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके को क्या बोलते हैं फिर, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे बदलता है, अगर केसी की वैल्यू, केसी आपने कैलकुलेट करा, अगर वो 1000 से ज्यादा आ गई, मतलब 10 की पावर 3 से ज्यादा, तो आप कहेंगे रिएक्शन ने काफी मात्रा में प्रोडक्ट बना दिया है, उसके बाद जाके वो रुकी है, ठीक है। दूसरा, अगर केसी जो है वो 10 की पावर -3 से कम आता है, यानी कि 0.001 से कम आता है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट बहुत कम बने हैं, सब रिएक्टेंट हमारे पास बचा हुआ है। यानी कि कोई चीज स्टार्ट करते ही अब हमें वो समझ में आना बंद हो गई, हम याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, याद कर रहे हैं भूल जा रहे हैं, तो बहुत कम याद हुआ है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो 10 की पावर 3 से ज्यादा हो, तो उस टाइम पे आप कहेंगे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, केमिकल इक्विलिब्रियम। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस और आयनिक इक्विलिब्रियम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।